अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ईद मुबारक उनके लिए जिनके लिए ये दिन खुशियां लाता है और जिन्हें आज के रोज़ भी उदासी घेरे रखती है। उनके लिए दुआ कि अल्लाह करीम रब्बे ज़ुल जलाल कादिर मुतलक उनकी ज़िंदगी में भी आसानियां लाए और ऐसी ही खुशियां उन्हें भी नसीब हों जैसा कि दीगर तमाम बनी नौ इंसान को हासिल है। आमीन। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अमरीकी वजीर खारजा को फातिमा भुट्टो ने क्या करारा जवाब दिया और फिर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर सियासी कैदियों को ईद क्यों ना पढ़ने दी गई। फिर बात करेंगे कि ये ईद मलकू जो नकदा कोका से मशहूर हुए थे उन्हें और खलीलुर रहमान कमर की ये ईद कैसे ख़राब की गई। और फिर आज ईद के दिन जो क्लिप आपने शेख रशीद का देखा, टूटे हुए दिल के साथ शेख रशीद क्या एतराफ़ कर रहे हैं और उनके इस इंटरव्यू से हम क्या आगाज़ कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। और फिर मज़ाहमती शायर अहमद फराद को जब चंद दिन पहले उठा लिया गया था, अब अहमद फराद बाहर आए हैं तो दोबारा वो कौन से गीत गा रहे हैं। जी नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जान लीजिए कि शहबाज शरीफ की मैंडेट चोर हुकूमत ने मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्टों और आपके दरमियान दीवार हायल कर दी है। नेशनल फायर वॉल के नाम पे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम चाइना से ख़रीदा है, अरबों रुपए आपके टैक्सों से हासिल की हुई मनी से, जिससे ये बात जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आपके दिल की आवाज़ है, जो आवाम की बात है, जो हुकूमतों को हमेशा नागवार गुजरती है। आज शहबाज शरीफ साहब हमसे नाला हैं तो कल अगर इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आ गए और फिर हमने आपके दिल की बात की, आपके फ़ायदे की बात की, और हम समझते हैं कि जर्नलिस्ट मस्ट रिमेन लॉयल टू इट्स सिटीजन्स, और हमारा वादा है कि आज हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ हमारी लॉयल्टी पाकिस्तान के शहरियों के साथ है, किसी और सियासतदान, किसी हुकूमत, किसी अपोजिशन के साथ नहीं है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप समझते हैं कि मैं या मेरे जैसे दीगर यूट्यूब पे काम करने वाले जर्नलिस्ट आपके दिल की आवाज़, आपकी बात करते हैं, तो आप उन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ राब्ते में रहें। इंटरनेशनली ईद की बात कर लेते हैं क्योंकि अमेरिका के दुनिया भर से रहनुमाओं ने ईद के मौके पर मुसलमानों को पैगामात दिए हैं। सबसे अहम मैसेज शायद अमेरिकी वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन का था। उन्होंने ईद के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों को ईद मुबारक का मैसेज ट्विटर पे दिया है। उसके जवाब में फातिमा भुट्टो ने बहुत करारा जवाब दिया है। फातिमा भुट्टो कहती हैं कि ऐसे वक्त में जब आप गजा में हमारे बहन भाइयों का कत्लेआम कर रहे हैं, हमें ईद की मुबारकबाद मत दीजिए। मेरे ख्याल में फातिमा भुट्टो ने तर्जमानी कर दी है दुनिया भर के मुसलमानों की। अब आते हैं पाकिस्तान में। हमने अक़वाम आलम की क्या बात करनी, उनसे क्या गिला करना। हमारे तो अपने यहाँ एक छोटा सा गजा बरपा है और जंगल का बादशाह इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को नया नाम जंगल का बादशाह वो कुछ दिनों से कह रहे हैं, लेकिन अब आज के ट्वीट से लग रहा है कि वो मुसलसल इसे ही यूज़ करना चाहते हैं। तो जंगल के बादशाह ने हमारे यहाँ भी एक छोटा सा गजा बरपा किया हुआ है। अल्लाह ना करे ये सिलसिला तवालत पकड़े, लेकिन लग ऐसे ही रहा है। अब ईद वाले दिन की खबर है और ये खबर पहले तो ट्विटर पे अफवाह के तौर पर चली, लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी जो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, उन्होंने ऑफिशियली कह दिया है कि ईद के मौके पर सियासी कैदियों को और हमारी क़यादत को ईद नहीं पढ़ने दी गई। बताया जाता है कि ईद उल फितर के मौके पर भी इमरान खान को ईद पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अब ईद उल अज़हा के मौके पर भी लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाया जाता है। क्यों कि अगर इमरान खान को जहां आम कैदी ईद की नमाज अदा करते हैं वहां इमरान खान को लाया गया, तो इन्हें ये यकीन है, मैं शक नहीं कहूँगा, यकीन है हुकूमत पाकिस्तान को और जेल हुकाम को कि इमरान खान के नारे लगेंगे कैदी नंबर 804 के, और लोग कहेंगे तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804, और वो फलक शगाफ नारे वो नहीं चाहते कि अडयाला की दीवारों से बाहर आएँ और फिर ये खबर बने और फिर हुकूमत के लिए एक और शर्मिंदगी का बायस बने। लेकिन क्या इससे बड़ी शर्मिंदगी ये नहीं है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, उसमें पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को ईद की नमाज भी अदा नहीं करने दी जा रही। बतौर सियासी कैदी कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि उन्हें ईद की नमाज ना पढ़ने दी जाए। ऑब्वियसली अब ये कोर्ट में बात होगी कल परसों तरसों, जब भी इमरान खान के इतने केसेस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो उनके वकील इस बात की निशानदेही करेंगे और बताएंगे कि ये हो रहा है। और बिल आखिर इमरान खान ने नैब के केस में सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होना है
जिस तरह वीडियो के लिंक के जरिए वो पेश हो रहे हैं, अगर वाकई उन्हें ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उन पे इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, तो इमरान खान यकीन माने वो खामोश नहीं रहेंगे, वो इस पे बात करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि हुकूमत ऐसा कर क्यों रही है। मेरे ख्याल में ये फोबिया हो गया है शहबाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज और नवाज शरीफ वगैरह को कि सेंटर ऑफ अटेंशन इमरान खान क्यों है। भाई इमरान खान सेंटर ऑफ अटेंशन इसलिए है कि उसने अवाम की सियासत की है, उसने मुश्किल वक्त पे वो पाकिस्तान से भागा नहीं, उसने डील नहीं की। आप लोगों ने जब जब आप पे मुश्किल पड़ी, आप अपनी सियासी क़यादत को बताए बगैर हुकूमतों से डील करके आप मुल्क से बाहर भाग गए, और जब वापस आए तो फिर आपने नए सिरे से एक डील की और फिर आप इक़्तिदार में आके बैठ गए। आपके बारे में ये पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है कि आप पाकिस्तान में उस वक्त तशरीफ़ लाते हैं जब आपको इक़्तिदार की उम्मीद होती है या इक़्तिदार आपको दे दिया जाता है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही लें, उन्हें बुलाया गया कि चौथी दफ़ा आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनाया गया। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब एक नाराज़ बहू का सा मुँह लेके जगह जगह ये गिला शिकवा करते पाए गए हैं कि मुझे क्यों बुलाया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अब मरीम नवाज अगर 50 लाख का हैंड बैग और 25 लाख के जूते पहन के भी बाहर निकलें, फिर भी वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बन पा रहे। और नवाज शरीफ 2 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ की, 3 करोड़ की घड़ी पहन लें, फिर भी सेंटर ऑफ अटेंशन आज भी इमरान खान है। लोगों को फिक्र है कि इमरान खान ने ईद अदा की या ना की, इमरान खान को ईद पढ़ने दी गई या ना पढ़ने दी गई। और फिर इमरान खान ने जो जेल से अपना ईद के मौके पर कौम के नाम पैगाम भेजा है, उसका ही एक जायजा ले लेते हैं। इमरान खान का मैसेज उनके ट्वीट के जरिए पब्लिक किया गया है, उसमें लंबा सा मैसेज है, मैं आखिरी फिक्रा उसका आखिरी 2 फिक्रे पढ़ लेता हूँ। हतमी तौर पर अब इमरान खान कहते हैं, हतमी तौर पर अब जंगल के बादशाह जो बुनियादी तौर पर इस मुल्क में डोरियां हिलाता है को इदारों की तबाही का सिलसिला फिल फौर तर्क कर देना चाहिए। वक्त आ गया है कि अपना किबला दुरुस्त किया जाए, कबल इसके कि मुल्क का हशर भी वही हो जो 2024 के आलमी कप के दौरान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हुआ। अब ये मैसेज इमरान खान का ईद के मौके पर रिलीज़ हुआ। ईद के मौके पर लोग छुट्टियों पे होते हैं, इंटरनेट भी हर जगह लोगों को ऑब्वियसली अपने आबाई गांव में अपने इलाके में जाते हैं तो वहाँ इंटरनेट की सहूलत उस तरह दस्तयाब नहीं होती। इसके बावजूद अभी तक इमरान खान को 2,60,000 व्यूज़ मिल चुके हैं इस मैसेज पे, 22,000 लाइक्स हैं और 11,000 रीपोस्ट हैं ट्विटर पे इमरान खान के इस ईद के मैसेज पे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने भी ऑब्वियसली वो तो खुद नहीं कर रहे, उनके पास तो पूरा एक गवर्नमेंट का एक सेटअप है, सरकारी मुलाजिम है उनके, उन्होंने एक रवायती सा बयान ईद के मौके पर दिया है, मुबारकबाद दी है और ये कहा है कि आइए इत्तेहाद को फ़रोग दें और इसारो कुर्बानी के जज्बे की तरवीज में अपना अपना किरदार अदा करें। अब इस रवायती से बयान को पब्लिक क्यों अहमियत दे, और इस रवायती बयान से आगे शहबाज शरीफ साहब के पास कहने के लिए कोई बात थी भी नहीं, इसलिए वो इससे आगे बढ़े भी नहीं। अब देखते हैं कि पब्लिक का रिस्पांस क्या आता है इस पर। 96 के व्यूज़ हैं, इमरान खान के 260 के थे। शहबाज शरीफ साहब को 2,000 लाइक्स मिले हैं जबकि इमरान खान के 22,000 लाइक्स थे। और शहबाज शरीफ के इस पोस्ट को रीपोस्ट किया है 463 लोगों ने, जबकि इमरान खान के मैसेज को 11,000 लोगों ने रीपोस्ट किया है। अब ये 463 जो रीपोस्ट करने वाले हैं, इनमें सरकारी मुलाजिम भी होंगे, इनमें जो इन्होंने बिठाए हुए हैं, मरीम नवाज ने पंजाब में और शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में IT के बंदे, स्पेशल टीमें हैं सोशल मीडिया की, वो सारे मिला के 463 लोग रीपोस्ट कर सके हैं शहबाज शरीफ के मैसेज को। जबकि इमरान खान को खुदाई खिदमतगार दुनिया भर से दस्तयाब हैं, तकरीबन 11,000 लोग इमरान खान के मैसेज को अब तक रीपोस्ट कर चुके हैं। ये अगर मुवाजना किया जाए, ये एक मुवाजना है, इस तरह के और मुवाजने बहुत सारे किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मरीम नवाज का कमाल है कि अगले रोज़ उन्होंने पंजाब में एक सर्वे कराया ऑन डिमांड, पैसे दे के अपनी किसी मर्जी की कंपनी से, और वहाँ उस सर्वे के मुताबिक मरीम नवाज बहुत कामयाब जा रही हैं, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और शहबाज शरीफ साहब की शोबदाबाजियाँ तो अपनी जगह बदस्तूर कायम है, उन पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मलकू और खलीलुर रहमान कमर की बात कर लेते हैं। मलकू एक सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं, इससे पहले उन्होंने बहुत गीत गाए, बहुत गाने गाए, लेकिन उन्हें वो पॉपुलैरिटी ना मिल सकी जो उन्होंने कैदी नंबर 804 का अपने गाने में जिक्र करके उन्हें मिली। उनका गाना नक दा कोका इतना मशहूर हुआ कि उसने इंडिया के भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि इंडिया की आबादी 1.4 बिलियन है और वहाँ लोगों का रुझान भी कल्चर, सकाफत, म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा है। वहाँ का सबसे पॉपुलर जो म्यूज़िक चैनल था, उनके ट्वीट से भी करोड़ों आगे निकल गए मलकू का ये गाना। अब मलकू जा रहे थे इंग्लैंड, ईद के मौके पर उन्होंने वहाँ कोई ऑब्वियसली शो करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं शो। गवर्नमेंट ने क्या किया, वो इंग्लैंड जा रहे थे, उनका नाम ECL में डाल दिया। अब ये ECL में नाम ऑब्वियसली कल कोर्ट में जाएंगे, परसों कोर्ट में जाएंगे उनके वकील, 2, 4, 6 दिनों में, 10 दिनों में, हफ्ते में,
ہفتے بھر میں یہ نام تو اس کا ECL سے نکل جائے گا، کیونکہ ایسا کوئی کام ملکو نے بظاہر نہیں کیا جس کی وجہ سے کوئی خطرہ ہو. لیکن عید کے موقع پر یہ ایسا کیوں کیا؟ صرف لوگوں کی لعنت سمیٹنے کے لیے. دوسری طرف خلیل الرحمان قمر پاکستان کے ایک نامور رائٹر، شاعر، اور یقیناً پاکستان میں اس وقت ڈرامہ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری میں ان سے بہتر ڈائلاگ رائٹر شاید ہی کوئی ہو دستیاب ہو. ان کی مووی ریلیز ہو رہی تھی عید کے موقع پر، اس کی مووی کو سٹاپ کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ پرو عمران خان بات کرتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی گورنمنٹ بات کرتے ہیں. اس وجہ سے خلیل الرحمان قمر کی عید خراب کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ان نااہل ناہنجار لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جتنا آپ ایک ایسی مووی کو سٹاپ کریں گے اتنا لوگ زیادہ اس کے بارے میں لوگوں کو تجسس پیدا ہوگا، اور یہ مووی جب بھی ریلیز ہوگی، چاہے وہ سینماز میں ہو، نیٹ فلکس پہ ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، اتنا ہی زیادہ لوگ اسے دیکھیں گے. تو بیسیکلی یہ ملکو اور خلیل الرحمان قمر کے خلاف کام نہیں کیا گیا، یہ اس نااہل حکومت نے اپنے خلاف ہی کام کیا ہے. لوگوں کی لعنتیں سمیٹی ہیں اور ان لوگوں کو مزید پاپولر کیا ہے. اب بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب، گیٹ نمبر 4 کے پرانے مسافر. آبویسلی اب انہیں اٹھا لیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے. اب اٹھا لیے جانے کے بعد بہت عرصہ، بہت دن وہ خاموش رہے. بالآخر انہوں نے ایک انٹرویو دیا. لال حویلی میں بیٹھ کے وہ انٹرویو دے رہے تھے. نظریں ان کی جھکی جھکی تھیں اور دل ان کا ٹوٹ چکا تھا. اسلام آباد کی جرنلسٹ ہیں نورین ان سے انٹرویو کر رہی تھیں. اس کا ایک کلپ 1 منٹ کا، شاید 40 سیکنڈ کا ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ایک تو میں جن لوگوں سے میری دوستی تھی، اداروں اور فوج سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے، اور ایون اختر عبد الرحمان جیسے لوگ ہر 10ویں 15ویں دن لال حویلی آ جاتے، DGI، اور ساری میرے فوج سے بہت اچھے تعلقات تھے. مجھے نہیں یقین تھا کوئی مجھے اٹھائے اور 40 دن تک گھیر دے گا کسی غار میں. اس سے مجھے بڑا احساس ہوا کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں، سب بے وفا ہیں. گیٹ نمبر 4 سے کوئی عیدی آنے کی امید ہے؟ یہ جب میں گیٹ نمبر 4، اب تو اتنے گیٹ وہاں بنے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ ہی ویسے ہی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، یہ مانتے نہیں ہیں. ایسے ہی عوام میرا اپنی کمپنی کی مشہوری رکھنے کے لیے، میں تو تھا، لیکن جس طرح اٹھایا گیا، جہاں رکھا گیا، انہوں نے مجھے مارا نہیں، کوئی تشدد نہیں کیا، لیکن میں نے بھی قرآن دیا انہوں نے پڑھنے کے لیے، دینی کتابیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا اور کوئی بدتمیزی نہیں کی میرے ساتھ. لیکن مجھے گیٹ نمبر 4 سے عیدی کی اب کوئی امید نہیں ہے. زندگی سے کیا سیکھا شیخ صاحب؟ زندگی سے یہ سیکھا میں نے ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے. جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا شیخ رشید واقعی دل ان کا ٹوٹا ہوا ہے. کچھ لوگ ان کے مخالفین انہیں مخبوط الحواس کہیں گے، لیکن اگر وہ مخبوط الحواس بھی ہو چکے ہیں تو اس کے ذمہ داران بھی وہ ہیں جو انہیں اٹھا کے لے گئے تھے. ایک ایسا آدمی جو کل تک ہماری سیاست کا، مین سٹریم سیاست کا ایک اہم لیڈر تھا، آج آپ نے دوران حراست یا اسے اغوا کیے جانے کے دوران یا اسے اٹھا کے لے کے کسی نامعلوم جگہ پہ رکھے جانے کے دوران آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ آج اسے کچھ لوگ مخبوط الحواس کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ خود یہ مان رہے ہیں کہ ہاں ان کا دل ٹوٹ چکا ہے. ان سے جب رپورٹر نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے کوئی اٹھائے گا، اب پتہ چلا کوئی کسی کا نہیں، سب بے وفا ہے. شیخ رشید اگر اعلان کر دے آپ کے بارے میں، جنگل کے بادشاہ کے بارے میں اور پنڈی والوں کے بارے میں کہ آپ بے وفا ہیں، تو پھر اور کس کی گواہی ہمیں دستیاب ہوگی آپ کے بارے میں یہ جاننے کے لیے؟ شیخ رشید جو اس وقت اس ملک میں سب سے بڑا داعی تھا گیٹ نمبر 4 کا، آج وہ کہہ رہا ہے کہ سب بے وفا ہیں. وہ آپ کو بے وفا کہہ رہا ہے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بے وفا کہہ رہا ہے. یہ اسناد جو آپ کے ہی اپنے لوگ آپ کو جاری کر رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مزید مشکلات پیدا کر. دوسری طرف مزاحمتی شاعر احمد فراد کو اٹھا لیا گیا تھا. انہیں اٹھایا تو اسلام آباد سے گیا تھا، بعد ازاں بتایا گیا انہیں کوہالہ پل سے گرفتار کیا گیا ہے، اور پھر آزاد کشمیر گورنمنٹ نے یہ کالک اپنے منہ پر ملی اور وہاں ان کے خلاف ایک جھوٹا سا مقدمہ بنایا. اب احمد فراد کو رہا کیے جانے کے بعد احمد فراد کا ایک کلپ سامنے آیا ہے، آپ ذرا ایک نظریہ دیکھ لیں. صبح پرستو خواب دستو نور کے رستو تم نے بس یوں ہی چلنا ہے، رات ڈھلے گی رات کے
माथे पर लिखा है रात ढलेगी। जी हाँ नाज़रीन, शेख रशीद का ये क्लिप और अहमद फरहाद का ये क्लिप हमें ये बता रहे हैं कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनकी आलाकार ISI की ये पुअर मैनेजमेंट, बल्कि डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट कहेंगे कि आप अगर लोगों को उठा के ले ही जाते हैं तो आपने क्या हासिल क्या किया। एक बंदे को आपने वापस भेजा, उसका दिल टूट चुका है और टूटते टूटते भी वो जो बयान दे रहा है वो सारे आपके खिलाफ हैं, और अब वो कह रहा है कि 30 अगस्त को मैं दोबारा सियासत में एक्टिव हूँगा, 30 अगस्त तक मैं खामोश हूँ। अगर वो खामोशी में यूं बोल रहा है तो 30 अगस्त के बाद वो कैसे बोलेगा। और अब तो वो कह रहा है कि ये दिल मेरा एक दुकान है, कोई पता नहीं इस दुकान का शटर कब डाउन हो जाए। और जब आदमी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिनना शुरू कर देता है तो फिर उसके मुंह से सच ही निकलता है। अब इंतज़ार फरमाएं कि शेख रशीद कब एलानिया आपके ख़िलाफ़ एलान जंग करते हैं। दूसरी तरफ अहमद फरहाद को ये आपने उठाया, लेकिन आपने देखा कि अब ये कौम, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं चाहे पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पहले आप लोगों को उठाते थे, बलोचियों को उठाते थे, आप KPK में हमारे जो फाटा का इलाका है वहाँ के लोगों को उठाते थे, लेकिन पाकिस्तान भर के लोग टस से मस नहीं होते थे। अब वो उठाया जाने वाला सिलसिला पाकिस्तान भर में फैल चुका है। अब पाकिस्तान भर के लोगों को पता चल गया है कि जब किसी को इस तरह नामालूम अफराद उठा के ले जाते हैं तो फिर उन पर क्या गुजरती है। अब बलोचियों में, कबायली इलाके के पठानों में और पंजाबियों में कोई फ़र्क नहीं रहा। अब एक ही सफ़ में खड़े हो गए हैं तमाम महमूद व अय्यास। अब अहमद फरहाद को उठाया गया तो उनकी बीवी और बच्चे सड़कों पर आ गए, उनकी सहाफ़ती और शुअरा बिरादरी भी उनके साथ आके खड़ी हो गई, और फिर वकला ने, ईमान मज़ारी जैसे यंग वकला अदालतों में जाके खड़े हो गए और उन्होंने तमाम तर ख़तरात मोल लेते हुए डट कर अहमद फरहाद का केस लड़ा। इसी तरह वो बाकी भी लापता अफराद का केस लड़ रहे हैं। और अब वो दौर नहीं रहा कि जिस तरह आपने आमना जंजुआ के हस्बैंड मसूद जंजुआ को साल तक गायब रखा और आज तक उनका नहीं पता चला कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। लेकिन अब शायद जिस तरह अहमद फरहाद को लोगों ने बाजियाब कराया अदालतों की मदद से, अब अदालतें भी ये समझ चुकी हैं, और अदालतों के साथ तो आपका मैच लोअर कोर्ट तक पहुंच चुका है। हाई कोर्ट से शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में गया और अब सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट्स में आ गया। अब शायद पाकिस्तान भर की अदालतों को और अदलिया को ये एहसास हो गया है कि दिस इज़ द टाइम कि हमें अब खड़ा होना पड़ेगा। अब अगर अदलिया खड़ी हो गई और पाकिस्तान भर के सहाफ़ी जिन्हें आपने पहले ही दीवार के साथ लगा दिया है, और अगर दीवार के साथ नहीं लगाया तो पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों की आज़ाद आवाज़ और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ये जो नेशनल फायर वाल लगा दी है, उसके बाद भी अगर लोग अकल के नाखन नहीं लेंगे, लोग एक यूनाइटेड एफर्ट नहीं करेंगे, तो शायद उसके बाद ये सियारात कभी ना छट। लेकिन जिस तरह अहमद फरहाद अपने इस ताज़ा क्लिप में कह रहे हैं कि रात के माथे पर लिखा है अब रात ढलेगी। जी हाँ नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।